नमस्कार। इतिहास के झरोखे से एक बार फिर से कुछ सवाल है मनोज जी आपसे। जी। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में आला और उदल का नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है और हम बचपन से आला उदल को लोकगीतों के माध्यम से भी सुनते रहे। तो कौन है आला और उदल? क्या इतिहास है इनका? किस तरीके से इसको किसी धर्म ग्रंथ अथवा किसी पुरातन संस्कृति में इसको प्रमाणित किया गया है? क्या आला और उदल के बारे में कुछ हमें बताएं। अभिषेक जी, आपने जो प्रश्न किया है ना, इस प्रश्न को सुनकर ही मतलब आला उदल का नाम जब बुंदेलखंड में या दिल्ली से लेकर और पटना तक, एक्चुअली जो मूल आल्हा का और उदल का जो उद्गम स्थल है उनके पिता का, वो बिहार है। तो ये जो कहानी है, ये इसको इतिहास में कई जगह इसका उल्लेख भी हुआ है। पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख हुआ है और एक उल्लेख हुआ है जो उसी काल के एक कवि थे जगनिक, उन्होंने परमाल रासो लिखा था। और परमाल रासो जो है वो पहले कभी किसी के पास हुआ हो ये अलग बात है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें ये माना है कि परमाल रासो जो है वो कभी प्राप्त नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि आल्हा जो है वो जनश्रुतियों में चलती आई जी। जैसे ये कथाएं जो होती हैं, बहुत सारे लोग, आपके पुरखों ने अपने बच्चों को सुनाई, उनके बच्चों ने, तो वो थोड़ा परिवर्तन होकर वो आती रहती हैं। तो आल्हा उदल की जो विस्तृत पूरी कहानी है वो तो बहुत सारा समय चाहिए उसको। 52 गढ़ की लड़ाई है उसमें, और हर गढ़ की लड़ाई का अपना एक तरीका है, अपना महत्व है और उसकी एक कहानी है। तो मोटा मोटा आज जो पहला प्रश्न है, बहुत सारे दर्शकों ने भी ये कमेंट बॉक्स में पूछा था मुझे कि आप आला उदल के बारे में कुछ बताइए। चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं कि बुंदेलखंड महोबा एक जगह है जी, जहां पर राजा परमाल या परिमल जिनको बोलते हैं उनका शासन है जी। उस समय भारत में 2 बड़ी शक्तियां हैं, एक दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान हैं और एक कन्नौज के राजा जयचंद हैं। और ख़ास बात यह है कि उन दोनों की माँ जो हैं वो एक दूसरे के मौसी के बेटे हैं। दिल्ली के जो राजा थे अनंगपाल, उनके 2 पुत्रियां थीं। एक पुत्री जो थी वो पृथ्वीराज के पिता के लिए थी और एक पुत्री जयचंद के लिए थी। लड़ाई की ये शुरुआत, इसमें आला उदल का अभी कोई जिक्र ही नहीं है। ये जो लड़ाई है, मुख्य धारा की लड़ाई, ये राज्य को लेकर है। अनंगपाल जो थे उन्होंने पृथ्वीराज को राजा बना दिया। तो जयचंद ने ये बात कही कि भाई, अगर तुम्हारे पिता का, वो अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान के पिता जी, सोमेश्वर महाराज, सोमेश्वर जी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर राज्य देना ही था तो एक लड़की के बेटे को क्यों दे दिया? भाई हम भी तो आपकी ही पुत्री के पोते थे, तो ये राज्य मिलना चाहिए। तो गाहे बगाहे ये जो जयचंद हैं अपना भाग मांगा करते थे पृथ्वीराज चौहान से, और ये लड़ाई इनके बीच आपस में चलती रहती थी। अच्छा, होता क्या था कि हमेशा से ऐसा रहा है कि जो बड़ा राजा होता है और उसके जो तमाम राज्य होते हैं, उन राज्यों के जो राजा होते हैं वो उसको टैक्स देते हैं, उनके टैक्स पे ही होते हैं या उनके सामंत की तरह काम करते हैं, या वो राज्य तो स्वतंत्र चलाते हैं लेकिन उससे अपना मेल जोल रखते हैं ताकि इसकी सुरक्षा में हम बने रहेंगे, तो हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो ऐसे ही 2 गुट थे। ये 2 राजाओं की आपसी लड़ाई थी, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान की और कन्नौज के जयचंद की, और दोनों ही महावीर राजा थे जी। अब इसमें आला उदल की एंट्री जो है वो कैसे होती है कि बिहार में एक जगह बक्सर है, बक्सर में एक व्रतपा, ये कथा मैं भविष्य पुराण से आपको सुना रहा हूँ। भविष्य पुराण में इसका बड़ा विस्तार से जिक्र है। तो व्रतपा नाम की स्त्री माँ दुर्गा की उपासना करती है 9 वर्षों तक, और वो ये वरदान मांगती है कि मेरे 2 बालक ऐसे वीर पैदा हों जिनमें राम कृष्ण जैसी ताकत हो। तो उनके 2 बालक पैदा होते हैं, दक्षराज और बक्षराज।
ओके। दक्ष उसको तमाम लोकल भाषा में दक्षराज वत्सराज कहीं कुछ है ना। तो दक्षराज और वत्सराज जो है वो दोनों उस व्रतपा नाम की स्त्री, उनके पिता का नाम है वसुमान। तो वो जो भविष्य पुराण में लिखा है कि बक्सर में व्रतपा नाम की एक आभीर स्त्री रहती थी जिसने 9 वर्षों तक मां दुर्गा की उपासना की। यहां से शुरुआत होती है कहानी की। अब ये 2 बालक जो दक्षराज वत्सराज बहुत वीर हैं। इधर बनारस में एक और राजा है, उसका पुत्र है वीरण करके, वो भी एक वीर है। वहां पर एक तालन सैयद नाम का व्यक्ति है जो बहुत ऊंचा कूदता है। इस वजह से ताल वृक्ष की जो ताल का वृक्ष उसकी तरह उतना ऊंचाई कूदता था, तो लोग कहते थे कि ये तालन सैयद, ताला सैयद उसका नाम पड़ा। तो एक बार वीरण और उनके पिता जो राजा थे और तालन सैयद में विवाद हो जाता है और तालन सैयद इतना वीर था कि उनको हरा देता है। बाद में सब में मैत्री हो जाती है और ये सारे लोग इकट्ठे होकर, इन सब का जो सेनापति है वो तालन सैयद है, वो युद्ध कला में इन सबको ट्रेंड करता है। तो ये कहानी है और इसको कई तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लोग अभी आशुतोष राणा जी ने रेड एफएम पर या किसी उस पर मैं सुन रहा था, उन्होंने बनाई, तो उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा, राजा परमाल के 2 वीर सेना नायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज, कि दक्षराज और वत्सराज जो थे वो परमाल के सगे भाई थे, जबकि परमाल चंदेल हैं, दक्षराज वत्सराज बनाफर हैं, बिहार के बनाफर। और बनाफर जो है उसके बारे में आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप कहेंगे ये यादव की एक सब कास्ट है बनाफर। ओके। और कुछ किताबों में इनको छत्री का मतलब ठाकुर छत्री बताया गया है, चौहान छत्री इस तरह का। और जैसे आशुतोष जी ने चंदेल छत्री बता दिया है, तो वो सगे भाई जब बता दिए, तो इस तरह से बड़ा घालमेल हो गया है। तो ये कहानी जो पूरी है मैं आपको भविष्य पुराण से बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं। तो दक्षराज वत्सराज और तालन सैयद ये एक बार, चूंकि जयचंद का जो राज्य था वहां तक फैला हुआ था, तो ये सब इनके मित्र राजा थे। ओके। तो इनसे जुड़े हुए थे। तो एक बार वो लोग यहां पर आए तो कुछ इनकी धन को लेकर अनबन होगी, तो महोबा से होकर गुजरे। तो महोबा में ये लोग रुक गए और जो आल्हा है परमाल रासो, उसमें जो बताई गई, जो मिली नहीं कभी, जनश्रुतियों के आधार पर कथा ये है कि दक्षराज वत्सराज और तालन सैयद अपनी सेना के साथ यहां आए। तब तक महोबा के महाराज का दरबार बंद हो चुका था, तो उन्होंने महल के बाहर डेरा लगा लिया। तो उसी समय मांडवगढ़ का राजा करिंगा राय नौलखा हार लेने के लिए हमला कर देता है। तो दक्षराज वत्सराज कहते हैं कि यार इस राज्य का हमने नमक खाया है, हमारे सामने इस राज्य पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। और तालन सैयद सैयद ये तीनों वीर अपनी सेना को भिड़ जाते हैं और करिंगा राय को हरा देते हैं, जो मानवगढ़ का राजा है और बहुत बड़ा वीर है। ओके। करिंगा करिया जिसको अपने आल्हा में बोलते हैं। तो ये कहानी है, यहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। कहानी बहुत बड़ी है, ये बहुत विस्तृत और बहुत रोमांचक है। कहते हैं कि आल्हा को सुनकर अगर किसी मुर्दा आदमी मर गया हो और उसको अगर आल्हा सुना दिया जाए तो उसमें भी थोड़ी बहुत हलचल पैदा हो जाएगी। मतलब इतना ओजस्वी आल्हा का जो कथानक है और जो पद्य शैली है वो अद्भुत है। बुंदेलखंड में अलग तरह से गाई जाती है, पूर्वांचल में अलग तरह से गाई जाती है, हमारे इधर इटावा की तरफ अलग तरह से गाई जाती है। तो कुल मिला के ये बड़ा रोमांचक कथा है ये, और इसको रोमांचक इतिहास भी कह सकते हैं हम। तो इस पर मोटी मोटा अभी जो है, और इन्हीं दक्षराज वत्सराज के पुत्र हैं। दक्षराज का पुत्र हैं आल्हा और ऊदल जी, और वत्सराज के पुत्र हैं मलखान। ओके। तो इन्हीं, और राजा परमल के पुत्र हैं ब्रह्मा। तो इन्हीं सब लोगों की ये आपस की जो वीरता की किस्से हैं वो हैं। इसमें एक कैरेक्टर आएगा माहिल, बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है। उसकी एक बहन राजा परमाल के लिए है और एक बहन पृथ्वीराज के लिए है, और वो अपनी सगी बहन को नेस्तनाबून करने के लिए
हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है। तो बड़ा ये रोमांचक है। आप सुनेंगे, बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दो मर जाए, तीजो खौफ खाए मर जाए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। 12 बरस नो कुकुर जीवे और 13 लो जी सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी 18 साल से ऊपर अगर छत्री जिंदा रह गया तो उसका जीवन ही क्या है। तो तुम सोचो कि किस तरह का वो काल होगा। इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको वीर गाथा काल कहा गया है। और इस समय जो मैंने जितनी भी पढ़ी हैं चीजें, इस समय का जो काल था वो और चीजों को लेकर तो जो लड़ाइयाँ होती थी वो, लेकिन लड़कियों को, राजकुमारियों को, महिलाओं को लेकर बहुत लड़ाई हुई है। और देखा जाए तो इस लड़ाई की बड़ी जड़ भी यहीं से पड़ी। अगर पृथ्वीराज संयोगिता को न ले जाता तो जयचंद जो है इतना बड़ा बैर न मानता पृथ्वीराज चौहान से। और किसी की सुंदर लड़की जब होती थी तो सब राजाओं के गुप्तचर घूमते रहते थे। राजाओं की पत्नियों की संख्या असीमित होती थी भाई, किसी के 50 रानियां, किसी के 100 रानियां, किसी के 20 रानियां, सब राजाओं के ऐसी होती थी। तो ये एक अजीब ही दौर था। लोग मतलब आत्मसम्मान के लिए जमीन पर एक बार चूक जाते थे, लेकिन अगर उनकी बहन बेटी को किसी ने देख लिया तो या तो सर कटा देते थे या सर काट लेते थे। और इसमें जो सबसे बुरा पक्ष था वो ये था कि किसी की लड़की अगर सुंदर है तो वो पत्र भिजवाता था राजा कि अपनी लड़की मेरे लिए कर दो, नहीं तो हम आक्रमण कर देंगे। जिसमें स्त्री की, लड़की की मर्जी की कोई मान्यता नहीं थी। तो संभवतः संयोगिता ने जब ये मनमानी की या पृथ्वीराज का वरण किया तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जो इस काल में मतलब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। और उसी बीच आला उदल का प्रादुर्भाव हुआ। तो इन लड़ाइयों में जिस वीरता के साथ उन्होंने युद्ध लड़े हैं वो वीरता जबरदस्त है जी। और वही आला की कथा है। मैं अगले एपिसोड में इसको विधिवत रूप से लेके आऊँगा। ये तो केवल एक संक्षिप्त सा परिचय था और ये एक बड़ी कहानी है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रत्येक एपिसोड वाइज लेकर आऊँ और इसका फिल्मांकन भी हो जी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन तक अच्छे ढंग से बात पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संयुक्त रूप से आला और उदल की कहानी हमें बताई। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद अभिषेक जी।